हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू करा था और हमने क्लास 11 की बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी उसको चूज़ करा था पढ़ने के लिए। और उसी में हमने सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। उसका पहला पार्ट भी हम पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो से हम क्लास 11 का जो ये चैप्टर है इसका सेकेंड पार्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। अब इस जो ये जो टॉपिक है उसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इस जो टॉपिक से इससे हम क्या करेंगे कि जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है, सोसाइटी और उसका क्या रिलेशन है, वो हम इस टॉपिक से समझेंगे। इस टॉपिक से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। We begin with a set of suggestions that drew our attention to how the individual and society are directly linked. This is a point that sociologists over several generations have been concerned with. अब ये कैसे हैं जो सोसाइटी और जो इंडिविजुअल वो कैसे लिंक्ड है, वो हम इस क्या बोलते हैं उसको समझने के लिए हम कुछ सेट ऑफ सजेशंस को लेंगे। और इस पे इन सेट ऑफ सजेशंस पे और इस टॉपिक पे कि कोई इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे लिंक्ड है, इस पर जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने बहुत साल तक काम करा है। सी राइट मिल्स rests his vision of the sociological imagination precisely in the unraveling of how the personal and public are related. सी राइट मिल्स जो एक सोशलिस्ट है उनका कहना है कि हम सोशियोलॉजिकल उनका जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो उनका रिविजन है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, उस उनका मतलब है कि जो पर्सनल और पब्लिक इनके बीच में जो कनेक्शन है उसका उसका अनरेवलिंग, उसको सामने रखना ही, उसका प्रदर्शित होना ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। ये कहना है सी राइट मिल्स का। अब चलिए हमको क्या दिया जाएगा, हमको इस बुक में ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जिन्हें पढ़कर हमें सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे देखिए, एक हमें पहले एक्टिविटी दी गई है इस बुक की, रीड द टेक्स्ट फ्रॉम मिल्स केयरफुली देन एग्जामिन द विजुअल एंड रिपोर्ट बिलो। डू यू नोटिस हाउ द विजुअल इज ऑफ। अब देखिए, पहले हमें इस चीज़ों को पढ़ना है और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, ठीक ना। देखिए देखिए इसको नहीं, इसको पढ़ना है। देखिए, द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण operationalized from 2016 is a major scheme by the Ministry of Rural Development, provides financial and labor support to houseless families and those living in dilapidated कच्चा हाउसेस to build पक्का हाउसेस। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो योजना है, जो पॉलिसी है, हाँ, जो स्कीम है, ये करती है, ये 2016 में शुरू हुई थी। और इसका जो ये क्या करती है, ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो हमारे गवर्नमेंट की, वो उसके अंदर आती है ये स्कीम। और ये क्या करती है, ये फाइनेंशियल और लेबर सपोर्ट देती है। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसा देती है, वित्तीय सपोर्ट देती है, साथ ही साथ लेबर सपोर्ट मतलब कि काम करने की को क्या बोलते हैं अवसर देती है। किसको देती है, हाउसलेस फैमिलीज को। हाउसलेस फैमिली मतलब जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जो लोग मतलब उसमें रहते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं या सड़क पर रहते हैं, गरीब है बहुत, एकदम उनको रहने की जगह नहीं है, हाँ, तो उनको देती है हाउसलेस फैमिलीज को। इन्हें किराएदार रहता है तो उसको देती है, नहीं, हाउसलेस फैमिली जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जो सड़क पे जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। हाँ, और जो कच्चा हाउसेस में रहते हैं, कच्चा हाउसेस मतलब जो मकान पूरी तरीके से ईंटों से, पक्की ईंटों से नहीं बने हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं वो मिट्टी से बने हैं, ओके, तो वो कच्चा हाउस कहते हैं। तो इनको ही, क्योंकि अब देखिए, अगर जिसका कच्चा हाउस है वो भी क्या एक तरीके क्या है, हाउसलेस ही है, उसका मकान कितना ठोस है, तो उनको क्या बोलते हैं पैसा देती है जिससे वो लोग पक्का हाउसेस बना सकें। कैन यू थिंक ऑफ अदर इशूज दैट शो द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक इशूज। क्या तुम कुछ ऐसे और इशूज जानते हो जिससे अब देखिए, इनकी जो प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल है कि इनके पास हाउस नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है, एक पब्लिक एग्जीक्यूटिव द्वारा एग्जीक्यूट की गई एक पॉलिसी आ रही है। तो पब्लिक के द्वारा चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, प्राइम मिनिस्टर या उस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल है वो है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इनकी मदद कर रहा है। तो क्या हुआ, पब्लिक और प्राइवेट का क्या हुआ, यहाँ कनेक्शन हुआ, ठीक है ना। तुम क्या कोई ऐसी और इशू सोच सकते हो इसमें पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू इन दोनों को कनेक्ट करा गया हो। अब देखिए, इसको तो हमने पढ़ लिया। आप देखिए, यहाँ आते हैं, हमको एग्जामिन करना है। डू नोटिस हाउ द विजुअल इज फॉर अ पुअर एंड होमलेस पीपल, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन होमलेसनेस एज अ पब्लिक इशू। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द काउजेस फॉर होमलेसनेस, डिफरेंट ग्रुप्स इन योर क्लास कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन
on possible causes, for example employment possibilities, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, डिस्कस दीज। अब देखिए यहाँ जो लोग हाउसलेस हैं, जो लोग इनके पास घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो क्या इनके पास घर एक प्राइवेट है, प्राइवेट प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं रहता तो एक पब्लिक प्रॉब्लम हो गई। अगर किसी एक आदमी के साथ कोई चीज़ होती तो उसको हम प्राइवेट कह सकते थे, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, तो हाउ वी कैन से दैट इट इज़ प्राइवेट, इट इज़ पब्लिक। तो होमलेसनेस क्या है? होमलेसनेस एक पब्लिक प्रॉब्लम है, और इस पब्लिक प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट इनके लिए कंट्रीब्यूट कौन करता है? इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन इसका है, किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ का। अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो लोग हाउसलेस नहीं रहेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोग हाउसलेस रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और दूसरा क्या? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अगर रूरल, देखिए रूरल में क्या होता है, रूरल में और अर्बन में एक अंतर होता है। रूरल में क्या होता है, कोई इंसान अगर विलेज में रह रहा है तो विलेज में उसको खाने को मिल जाएगा, विलेज में उसको खाने को मिल जाएगा चाहे जो हो, हाँ, रहने को भी मिल जाएगा, ओके। लेकिन अर्बन में क्या है? अर्बन में उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं मिलेगा, उसको उसके लिए बहुत अच्छे से कमाना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि विलेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में अगर कोई भूखा मर रहा है तो कोई उसको खाना दे देगा। लेकिन अर्बन एरिया में, सिटीज़ में क्या होगा कि सब लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी काम करना पड़ेगा कमाने खाने के लिए, और जो ये लोग खाने के लिए कमाएंगे वही सारी चीज़ खाने के लिए सब में वो सब खर्चा हो जाएगा, और इसीलिए इनके पास हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। ओके ओके ओके। और ये यही हम पूछ रहा है, और ये हमें मिल्स, जो सीरेट मिल्स का ऊपर में सोशलॉजिस्ट थे, उनका ये नीचे कोट दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, होमलेसनेस डिफरेंट। अब देखिए ये दो चीज़ें मैं पढ़ ली होमलेसनेस को जो कंट्रीब्यूट करती हैं, एक क्या है? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी है। अब इनको आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में, और आपको ये और चीज़ों को डिस्कस करना है, जिसमें एक चीज़ और है कि स्टेट जो है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो होमलेसनेस को एक पब्लिक इशू क्या बोलते हैं, मेजर, पब्लिक इशू तरह मेजर क्यों करती है, और इसके लिए कैसे कैसे मेजर्स लेने चाहिए स्टेट को, ठीक ना। किस योजना से? इस योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, जिससे हाउसलेसनेस कम हो जाए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ सी रेट मीन्स का हमें एक नोट मिला है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रैस्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी। अब हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ये जो दो हमें वो है, हिस्ट्री और बायोग्राफी, ये जो दो सब्जेक्ट्स है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को ग्रैस्प करके और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है एक सोसाइटी के बीच में, उसको समझने को ही क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या कहते हैं? किसी आदमी, किसी देखो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री सोसाइटी की हिस्ट्री होती है, हाँ, किसी आदमी की बायोग्राफी होती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन विद इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में, इसको ही क्या कहेंगे? इसको ही हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहेंगे। दैट इज इट्स टास्क एंड प्रॉमिस। Perhaps the most fruitful distinction with which the sociological imagination works is between the personal troubles of the milieu and the public issues of social structure. जो पर्सनल ट्रबल्स होते हैं किसी इंसान के, और जो पब्लिक इश्यूज होते हैं किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के। मान लीजिए कि अगर सोशल स्ट्रक्चर है क्या, अगर यहाँ सोशल स्ट्रक्चर है अमेरिका का, तो अमेरिका का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ, और प्राइवेट प्रॉब्लम्स भी अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स में जो लोग रहते हैं उनकी अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया में जो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास इतनी मनी नहीं है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास है, तो उनके पास परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, वैसे कह सकते हैं मिडिल क्लास। लेकिन अमेरिका में परचेसिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ क्या परेशानी है? वहाँ परेशानी और है, कुछ और परेशानी है। पंजाब में क्या परेशानी? पंजाब में परेशानी है ड्रग पंजाब में बहुत एक्सपोर्ट होने लगा है। केरला में ड्रग का बहुत वो है, तो केरला और पंजाब में ये परेशानी। बिहार में परेशानी क्या है? बिहार में परेशानी ज़्यादातर युवा है। बिहार से ज़्यादा जो हमारा यूथ स्टेट है, यंग स्टेट है, बिहार। और बिहार में जो लोग रहते हैं उनकी क्या परेशानी होगी? उनकी परेशानी होगी कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, सब चीज़ों की, क्योंकि सब चीज़ों की परेशानी होगी। लेकिन ये सब सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर जो गवर्नमेंट है वो सही काम करे तो उनको परेशानी होगी? नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट जो है वो ड्रग को बैन करे उनको परेशानी होगी? नहीं होगी। तो इस तरीके से पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू दोनों कनेक्टेड होते हैं, और यही हिस्ट्री और बायोग्राफी को कनेक्ट करके सोसाइटी के बीच में उसको स्टडी करना, उसको क्या कहेंगे? उसको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहेंगे, ओके। The troubles occur when within the character of the individual and within the range of his immediate relations with others. ट्रबल्स क्या होता है? ट्रबल तब होता है, मतलब परेशानियाँ तब आती हैं जब जो कैरेक्टर हो किसी इंडिविजुअल का और उसकी जो रेंज हो इमीडिएट रिलेशंस के अदर के साथ, उसके बीच में ट्रबल आता है। किसी आदमी का मान लीजिए कैरेक्टर, मान लीजिए इंसान का कैरेक्टर है और इसका क्या इमीडिएट रिलेशन है, मान लीजिए इसके साथ इसका रिलेशन है। अब ओके, अब इनके बीच में ट्रबल आएगा कैसे? दे हैव टू डू विद दिस ही सेल्फ एंड विद दोज लिमिटेड एरियाज ऑफ सोशल लाइफ ऑफ विच ही इज डायरेक्टली एंड पर्सनली अवेयर। इशूज हैव टू डू विद मैटर्स दैट ट्रांसेंड
these local environments of the individual and the range of his inner life. अब देखिए देखिए कोई कैरेक्टर है, किसी इंडिविजुअल का मान लीजिए कैरेक्टर है, और उसका जो रेंज है इमीडिएट रिलेशन, मतलब किसी साथ वो इमीडिएट रिलेशन में किसी से रिश्ता वो बना सकता है, और दे हैव टू डू विद दिस ही सेल्फ एंड विद दोज लिमिटेड एरियाज ऑफ सोशल लाइफ ऑफ विच ही इज डायरेक्टली एंड पर्सनली अवेयर। अब देखिए जो इमीडिएट रिलेशन वो बनाएंगे दोस्तों के साथ, अब इनको क्या करना होगा, इनको इस सेल्फ के साथ अपने मतलब व्यक्तित्व के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, और जो कुछ सोशल लाइफ के कुछ एरियाज होते हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज होते हैं, उनके साथ इनको क्या करना है, उनके साथ इनको पर्सनली अवेयर रहना है। मतलब कि अगर उसकी खुद कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है चलिए कर लेगा, लेकिन कुछ इसके जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आज इसकी प्रॉब्लम सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तब इसको उस पर भी डिपेंड होना पड़ेगा, उस पर भी इसकी क्या होगी डिपेंडेंस, इसकी प्रॉब्लम की जो सॉल्व होने की जो क्षमता है, सॉल्व होने की जो टाइम पीरियड है, वो उसके पे उस पर भी डिपेंड करेगा, और सोशल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करेगा। इशूज़ हैव टू डू विथ मैटर्स दैट ट्रांसेंड दिस लोकल इन्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रेंज ऑफ हिज इनर लाइफ। अब जो इशूज़ होंगे वो क्या होंगे, इशूज़ क्या होते हैं, इशूज़ ये होते हैं कि जो इनके लोकल इन्वायरमेंट, मान लीजिए ये कोई सोसाइटी में रह रहा है, मान लीजिए ये रह रहा है एक गाँव में, अब इसका जो गांव में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसको गांव में जो इसको जो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम जो पूरे स्टेट में है उसकी वजह से इसको इस गांव में प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है कि एक किसान था पहले, अब यहाँ ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए यहाँ शहर आ गया। पहले क्या था, पहले किसान था, जब ये किसान था, किसान जब किसानी करता था तो इसको अपने क्रॉप्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ठीक से नहीं मिलती थी, तो ये इसको नहीं मिलती थी, और जितने भी विलेजर्स हैं उनको नहीं मिलती थी। तो हुआ क्या कि एक विलेजर ने इस घर में चोरी कर ली, चोरी करके सारा सामान इसके यहाँ से ले गया। अब क्या हुआ, अगर उस विलेजर को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता था, इसलिए उसने चोरी करी, तो इसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है उसकी इन सबको प्रॉब्लम है। और वो क्या है, वो स्टेट के पास होता है, वो काम स्टेट को करना होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का। तो इस तरीके से जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है वो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम को, पर्सनल इशूज़ को भी अफेक्ट करते हैं। The facts of contemporary history are also facts about the success and the failure of individual men and women। जो अभी हमने हिस्ट्री हमारी हुई है 150 साल की, जो हिस्ट्री है, वो जो हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हों, जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं, वो हिस्ट्री की चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल मैन और वुमेन, जो किसी भी समाज की कोई एक औरत या कोई आदमी, किसी भी एक व्यक्ति की फेलियर या सक्सेस की कहानी बताती हैं, वो पूरी हिस्ट्री। ओके, वो पूरी हिस्ट्री इस बारे में बताती है। अब पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन मान लीजिए हुआ, तो उसमें पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरियाणा में हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मान लीजिए पंजाब में एक फार्मर था, उस फार्मर को पहले उसकी वेज नहीं मिलती थी, और इस वेज ना मिलने से और ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी जो फसल ठीक नहीं होती थी, उसके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इससे क्या हुआ, बहुत गरीब रहता था, 2-4 उसके जो रिलेटिव्स थे उसी गरीबी में भुखमरी में चले गए। उसने दूसरी शादी करी, दूसरी शादी में भी यही हुआ, जब तीसरी शादी करी तो ग्रीन रेवोल्यूशन तब तक आ गया था। तो इससे क्या हुआ, उसकी तीसरी पत्नी बच गई, उसके बच्चे थे वो ही बच गए, तो इससे क्या हुआ, अब उसको सक्सेस मिली ज़िंदगी में, अब उसके लिए वही सक्सेस है। तो इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उसको ही सक्सेस मिली। तो इसीलिए क्या ऐसे जो होता है, इसीलिए जब कोई कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के जो हमें फैक्ट्स दिखते हैं वो असल में किसी व्यक्ति के सक्सेस या फेलियर के फैक्ट्स के बराबर हैं। When a society is industrialized, a peasant becomes a worker, a feudal lord is liquidated और becomes a businessman। जब सोसाइटी देखिए, जैसे कोई सोसाइटी मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, क्योंकि सोसाइटी में इंडस्ट्री ज़्यादा आ गई हैं, तो उससे क्या होगा, कोई जो किसान होगा वर्कर बन जाएगा। जैसे किसान देखिए वर्कर बन गया, कोई जो फ्यूडल लॉर्ड होगा, मतलब कोई क्या होगा कि कोई अगर ज़मींदार होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बिजनेसमैन बन जाएगा, उसके पास पैसा होगा तो बिजनेस में लगा देगा, इसलिए बिजनेसमैन बन जाएगा। पीजेंट क्या होगा, पीजेंट को जब खेती करता है पीजेंट, तो खेती में उसके पास पूरे चांसेस रहते हैं कि खेत जो फसल होगी ठीक से उगेगी कि नहीं उगेगी, कहीं बारिश में कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, किसी चीज़ में कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, इरीगेशन ठीक से मिलेगा कि नहीं, सीड्स ठीक थे कि नहीं थे जिस कंपनी से हमने लिए हैं, तो उसके पास धोखा उसको बहुत मिल सकता है। लेकिन जब वर्कर बन जाएगा उसको इतना धोखा नहीं मिलेगा, उसको पूरे अपने वेजेस मिल जाएंगे। ओके, तो ये वर्कर बन जाएगा। तो इसीलिए जब कोई सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है तो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो बदलती हैं, और उन जॉब्स के बदलने पे से जो किसी व्यक्ति की सक्सेस या फेलियर डिपेंड होती है। When classes rise or fall, a man is employed or unemployed. When the rate of investors goes up or down, a man takes new hard or goes broke। देखिए, जब क्लासेस राइज करती हैं फॉर्म, मान लीजिए कि पहले ब्राह्मण क्लास बहुत ऊपर थी, अब ब्राह्मण क्लास को जो स्टेटस सोसाइटी में वो इतना ऊपर नहीं आया, थोड़ा कम रह गया है। तो इससे क्या होता है, अब वो जो मैन हो एम्प्लॉय, अब पहले क्या था, ब्राह्मण की जो ब्राह्मण क्लास जो थी वो बहुत ऊपर थी, तो वहाँ क्या था, ब्राह्मण्स जो थे उनको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी, उनको या तो कोई पढ़ाने का काम मिल जाता था, तो कोई शादी ब्याह करवाने का काम मिल जाता था। अब इतना नहीं मिलता है,
व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोस अप और डाउन अ मैन टेक्स न्यू हार्ट और गोस ब्रो। जब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि किसी इस कंट्री का शेयर मार्केट एकदम गिरा हुआ है, शेयर मार्केट क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें क्या होगा, जितने भी लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया होगा उन सब का क्या होगा, उन सब की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो जो शेयर मार्केट गिरना क्या है, एक पब्लिक इशू है, लेकिन उससे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं लोगों की। When wars happen, an insurance salesman becomes a rocket launcher. A store clerk, a radarman, a wife lives alone, a child grows up without birth. अब देखिए, किसी सोशल चेंज का या किसी सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में एक और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि क्या होगा कि जब कोई चीज़ होगी किसी तरीके की सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में, सब पे एक तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है, सबके लिए वो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में सब के ऊपर एक तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता। कई चीज़ के लिए कोई चेंज जो होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है, कई लोगों के लिए वो चेंज बहुत बुरा हो सकता है। जैसे कि जब वॉर्स होती हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, तो जो सेल्समैन होता है, मतलब जिस मान लीजिए कोई रॉकेट बेचता है, तो जो सेल्समैन होगा तो उस मान लीजिए वो उसके पास जितना पैसा होगा उसको वो रॉकेट कंपनी में लगा देगा, रॉकेट बनाने वाली कंपनी में, तो उसको रॉकेट लॉन्चर बन जाएगा। तो इसे आप इलॉन मस्क को जानते हैं, इलॉन मस्क जो उन्होंने क्या करा, अपनी स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई। वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने स्पेसएक्स कंपनी क्यों बनाई, क्योंकि आज वो देख रहे हैं कितनी सारी वॉर्स हो रही है दुनिया में, तो इसलिए उन्होंने ये कंपनी बनाई, ठीक ना। तो इनके ऊपर ये अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन जो वाइफ होती है, वाइफ क्या करती है, वाइफ किसी अगर मान लीजिए किसी सोल्जर की वाइफ है तो उसको अकेले रहना पड़ता है, उसके पीछे इनसिक्योरिटी उसको होती है। जो चाइल्ड होता है उसको अपने फादर के बिना ग्रो करना पड़ता है। नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। देखिए, किसी सोसाइटी की हिस्ट्री और किसी इंडिविजुअल की लाइफ, इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों को समझने के लिए हमें इन दोनों को साथ में समझना होगा, वरना इन दोनों को हम समझ नहीं पाएंगे। मतलब जैसे कहावत ना, अ थिंग कैन बी स्टडीड व्हेन इट इज स्टडीड एज अ होल। ओके, तो इसको समझने, जैसे हमने सोशोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या था, स्टडी ऑफ सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। तो वहीं अब बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को तभी स्टडी करा जाता है जब उनको साथ में स्टडी करा जाए। ओके, ये मिल्स का यही जो एसेंस है पूरे ये नोट का, उनका यही है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट हमारा जो है, थर्ड पार्ट, प्लूरलिटीज़ एंड इक्वलिटीज़ अमॉन्ग सोसाइटीज़। अब जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके बीच में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ होती है, बहुत सारी असमानताएं होती हैं, बहुत सारी समानताएं और असमानताएं होती हैं। जैसे कि इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन अ सोसाइटी when advanced foreigners reference to our society may mean Indian society, but among fellow Indians we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal group। अब देखिए, जैसे कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया आता है, तो इंडिया फॉरेनर जो है इंडिया आएगा तो बोलेगा ये इंडियन सोसाइटी है, यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, ये ऐसे कल्चर है, ऐसे क्विजीन है, ऐसे डांस फॉर्म्स हैं, फोक आर्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये इंडियन सोसाइटी है। लेकिन अगर हम ही लोग होंगे, जो हम लोग बात करेंगे समाज करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा समाज है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, तो हम लोग ऐसे सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। द डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट। अब किसी सोसाइटी में, मान लीजिए कोई बड़ी सोसाइटी है, उसमें जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ होंगी, तो इसीलिए जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं वो सोसाइटी को डिफाइन करने में डिफ़िकल्ट बना देती हैं। Perhaps this difficulty of mapping society is not confined to sociologists alone, as the comment below will show। लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी है कि सोसाइटी को कैसे हम बनाएं, किसी बड़ी सोसाइटी में अगर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं तो सोसाइटीज़ का उन डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पे सोसाइटी का जो डिमार्केशन है वो हम कैसे करें, ये सब सोशोलॉजिस्ट तक ही सीमित नहीं है, ये और हमें और चीज़ों में भी दिखता है, जैसे हम नीचे देख सकते हैं। While reflecting on what to focus on his films, the great Indian filmmaker सत्यजीत रे वंडेड। अब एक बार जो ग्रेट इंडियन फिल्ममेकर थे सत्यजीत रे, उन्होंने बोला कि अपनी फिल्म पर फोकस करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, उसमें से एक ये बताते हैं, व्हाट शुड यू पुट इन योर फिल्म्स, व्हाट कैन यू लीव आउट। अपनी फिल्म में उन्होंने सोचा कि मुझे क्या डालना चाहिए, क्या मुझे निकालना चाहिए। वुड लीव द सिटी बिहाइंड एंड गो टू द विलेज वेयर काउज ग्रेज इन द एंडेड फील्ड्स एंड द शेपर्ड प्लेज द फ्यूल। You can make a film here that would be pure and fresh and have the delicate rhythm of a boatman's song। अब उनको मानना था कि जो हम चलिए कि हम शहर में, जो ज़्यादातर उसमें फिल्में क्या बनती थी, शहरें बनती थी, लेकिन उनका मानना था कि चलिए विलेज में फिल्म बनाते हैं जहाँ हमें सब चीज़ नेचुरल मिलेंगी, सब चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी, एक ऑर्गेनिक लाइफ का इंट्रोडक्शन हमें दिखेगा, जिसमें जो गायें होंगी वो अपना काम कर रही होंगी, जो शेपर्ड्स होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे। You can make a film here that would be pure and fresh and have delicate rhythm of a boatman's okay। तो का माना था कि एक ऐसे फिल्म बनाएं जिसमें विलेज लाइफ का डिपिक्शन हो, क्योंकि इंडिया हैज़ इट्स सोल इन विलेजेस।
Okay, or would you rather go back in time, way back to the epics where the gods and demons took sides in the great battle where brothers killed brothers? उनका माना था कि क्या मैं ऐसी कोई पिक्चर बनाऊं, विलेज की ना बनाऊं, विलेज के ऊपर ना बनाऊं, विलेज परिदृश्य पे, क्या मैं कोई ऐसी पिक्चर बनाऊं जो माइथोलॉजी डिपेक्ट करती हूँ, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे बनी हूँ? और वुड यू रेदर स्टे वेयर यू आर राइट इन द प्रेजेंट इन द हाउट ऑफ दिस मॉन्स्टर्स टीमिंग bewildering city and try to orchestrate its dizzying contrast of sight and sound and value? तो क्या माना था, क्या मैं सिटी के जो सिटी है जहाँ मैं बना रहा हूँ पिक्चर फिल्म की, क्या मैं यहीं फिल्म बनाऊँ? तो ऐसे उनके पास बहुत सारे सजेशंस आते थे कि बहुत सारे उनके दिमाग में आइडियाज़ आते थे कि उनको क्या करना है. दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी इज इंडीड सेंट्रल टू सोशियोलॉजी. वी कैन टेक Satyajit Ray's comments further and wonder whether his depiction of the village is romantic. It would be interesting to contrast this with a sociologist's account of the Dalit in the village below. देखिए, अब उनका जो थॉट प्रोसेस है फिल्म बनाने का वो हमने पढ़ लिया. अब हमने इस उनके कमेंट्स को लेकर और ये जानते हैं कि विलेज जो है वो रोमांटिक है कि नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो विलेज बहुत रोमांटिक है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म जो होती है उसमें विलेज बहुत रोमांटिक रूप से प्रस्तुत किया गया है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कॉन्ट्रास्ट दिस. अब देखिए, एक विलेज में एक दलित पर्सन है, उसका एक अकाउंट हमें यहाँ दिख रहा है. अब वो क्या कहता है, उसका क्या नोट है इस पूरे स्टेटमेंट पे कि विलेज लाइफ जो होती है वो तो रोमांटिक होती है. The first time I saw him, he saw sitting on the dusty road in front of one of the small thatch roofed tea shops in the village with his glass and saucer placed conspicuously beside him. देखिए, ये क्या वो जो मतलब एक कोई स्टडी हो रही है उसमें एक सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये स्टडी करी है. तो उन्होंने क्या देखा, एक दलित इंसान है, उसके पास एक कप रखा है चाय का और एक सॉसर रखा है, इसमें वो चाय डाल के पीता है. और वो एक चाय की टपरी के सामने क्या है, चाय की टपरी के सामने वो यहाँ बैठा हुआ है. तो हाँ, तो I signed signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea. Mully was a jaunt 40-year-old with beetle blackened teeth who wore his long hair swept black. अब देखिए, यहाँ जो आदमी है दलित है, ये जो क्या बोलते हैं वो शॉप है टी शॉप, इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये अपना चाय और सॉसर जो है वो दिखा के या कुछ करके उस शॉपकीपर से बोलता है मुझे चाय चाहिए. ठीक है ना, इस दलित को चाय चाहिए. अब क्या है, अब जो दलित है ये क्या है, ये 40-year-old इंसान है और इसके जो दांत हैं वो गंदे हैं, वो गंदे दांत हैं. वो वॉर हिज लॉन्ग हेयर स्वेप्ट बैक. अब इसके बहुत लंबे में बाल हैं, वो गंदे दांत हैं. अब देखिए, यहाँ जो दलित है इसके लिए क्या कोई विलेज रोमांटिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको इतने गंदे तरीके से विलेज में ट्रीट करा जाता है, विलेज में इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा, सब तरीके की इसको यातनाएं दी जाती होंगी, तो इसके लिए विलेज रोमांटिक नहीं है. A quote from Amartya Sen perhaps illustrates well how inequality is central to differences among society. अब देखिए, अमर्त्य सेन जो बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, सोशलिस्ट रहे हैं, हाँ सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका क्या है, वो उनका कहना है कि जो इनइक्वालिटी है वो सेंट्रल होती है. किसी भी डिफरेंस, मान लीजिए अलग सोसाइटीज़ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनमें इनइक्वालिटी सेंटर होती है. हर सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इनइक्वालिटी सब में होगी, ये पक्का है, सब में इनइक्वालिटी होगी. ये सेम इनइक्वालिटी इज सेम इन ऑल द सोसाइटीज़. मतलब इंडियन सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी होगी अलग अलग रिलीजन्स के नाम पर, एक रिलीजन में भी इनइक्वालिटी होगी, अलग अलग भाषा के नाम पे हो सकती है, अलग अलग चीज़ों के नाम पे हो सकती है. ओके, जैसे ओके, तो इससे उनको माना था कि जो इनइक्वालिटी है वो सभी सोसाइटी के डिफरेंसेस में सेम चीज़ है. ओके, सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट. कुछ इंडियंस देखिए रिच होते हैं, बहुत सारे इंडियंस रिच नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं. कुछ देखिए, कुछ इंडियंस क्या है, बहुत रिच हो रहे हैं, इतने रिच हैं कि उनके पास $1 ट्रिलियन कंपनी है, $1 मिलियन कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है. कुछ इतने गरीब हैं क्योंकि बस एक वक्त की खाने की रोटी भी नहीं है. कुछ बहुत एजुकेटेड हैं, डॉक्टरेट डिग्री लेके बैठे हैं. कुछ इतने भी पढ़े लिखे नहीं कि उनको अपना नाम लिखना आता हो. सम लीड ईजी लिव्स ऑफ लग्जरी. कुछ बहुत सम लीड ईजी लाइफ्स ऑफ लग्जरी. कोई एकदम लग्जरी लाइफ जीते हैं, एकदम उनके सब चीज़, सोने का सब चीज़. और कुछ लोग पूरे दिन काम करके अपने खाने का 2 वक्त की रोटी 2 स्क्वायर मील जुटाते हैं. सम आर पॉलिटिकली पावरफुल. कुछ बहुत पॉलिटिकली पावरफुल हैं, बड़े बड़े राजनेता है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं. और कुछ लोग अपने लोकल पुलिस, जो उनका पुलिस थाना है, वहाँ भी जाके मुँह नहीं खोल सकते अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो. सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट इन लाइफ, अदर्स लैक देम ऑल टुगेदर. कुछ लोगों की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, मान लीजिए कोई ऐसा पैदा, कोई किसी बिजनेसमैन का बेटा है, तो